नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम श्योर आपको मालूम होगा, थोड़े दिन पहले की बात है जब इंडिया और चाइना ने पैंगोंग सो लेक के ऊपर अपनी डिसएंगेजमेंट के प्लान्स को अनाउंस कर दिया था। और यहाँ पर दिस पर्टिकुलरली हैपेंड अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 10th फरवरी के आसपास की बात है, राइट नाउ। इस पर्टिकुलर डिसएंगेजमेंट के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू सामने आया और ये इंटरव्यू दिया गया था लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी के द्वारा। इन्होंने ये इंटरव्यू दिया है टू CNN न्यूज़ 18 और इसमें इन्होंने काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस की हैं, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग सवाल इनसे पूछे गए और इन्होंने जिस तरीके से उनका जवाब दिया है, ऐसा लग रहा है दैट दे हैव बीन थ्रू अ वेरी वेरी टेंस सिचुएशन एट द LAC। इनफैक्ट इन्होंने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में यह भी बताया कि किस तरीके से इंडिया और चाइना ऑलमोस्ट युद्ध की कगार पे आ चुके थे और ये जो हुआ था ये बेसिकली गलवान वैली वाले इंसिडेंट के बाद हुआ। गलवान वैली का इंसिडेंट जो कि 15 जून को हुआ था, उसके बाद इनको लग रहा था कि देयर वाज अनदर इंस्टेंस जब इंडिया और चाइना ऑलमोस्ट युद्ध की कगार पे पहुंच चुके थे। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या सवाल इनसे पूछे गए एंड क्या क्या जवाब इनके द्वारा दिए गए। काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग आपको जानने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, राइट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी, देखिए इन्होंने जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर का जो रोल है ये इन्होंने संभाला था फरवरी 2020 में, ठीक है। आज से लगभग 1 साल पहले की बात है जब ये रोल इनको संभाल दिया गया था। इसके पहले भी ये इंडियन आर्मी के एक लीडिंग चाइना एक्सपर्ट माने जाते हैं बिकॉज इन्होंने इसके पहले भी PLA के साथ बहुत बार डील किया है। इसके पहले भी ये एक बार डिफेंस अटैचे की तरह काम कर चुके हैं बीजिंग में। इसके अलावा ये चाइना बहुत बार विजिट कर चुके हैं मिलिट्री एक्सचेंजेस में और ये मैंड्रिन में भी काफ़ी फ्लुएंट हैं, यानी कि ये मैंड्रिन बोलना जानते हैं, मैंड्रिन समझते भी हैं। और इन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू दिया टू श्रेया डोंडियाल एट न्यूज़ 18। तो ये वाला जो इंटरव्यू था इसने बहुत सारी आईब्रोज को रेस किया कि एग्जैक्टली क्या ऐसा कुछ हुआ भी था या नहीं हुआ था। देखिए कुछ मैं आपको ग्लिम्पसेस देना चाहता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा इंडिया हैज़ नॉट सीडेड लैंड, चाइना हैज़ जस्ट अर्नड अ बैड नेम, एटलीस्ट 45 चाइनीज सोल्जर्स वर किल्ड, सेज लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी। तो ये जो आप 3 चीज़ें देख रहे हैं, पहली बात कि इंडिया हैज़ नॉट सीडेड लैंड, चाइना हैज़ जस्ट अर्नड अ बैड नेम, एटलीस्ट 45 सोल्जर्स वर किल्ड ऑफ चाइना, ये तीनों के तीनों अलग अलग क्वेश्चंस थे जिसमें इन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया कि किस तरीके से चीज़ें हुई थी और मीडिया क्या बता रही थी और एग्जैक्टली ग्राउंड रियलिटी क्या थी। यही नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको कवर किया दैट टैंक्स एट रेचिनला रेजांगला टर्न्ड टेबल्स ऑन PLA ब्रॉट देम टू द टॉक्स, कि जब हमने टैंक्स पहुंचाए रेचिनला और रेजांगला पे, इनके बारे में बातचीत करेंगे। आई एम श्योर अभी तक आपने इनके नाम तो सुन लिए होंगे। ये जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं, कैलाश रेंज पे काफ़ी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। ये बेसिकली इनका मानना है कि जब यहाँ पे टैंक्स पहुँचा दिए थे भारत की सेना ने, उसके बाद PLA को थोड़ा समझ आया कि इंडिया इज़ ऑल्सो वेरी वेरी सीरियस, जिसके चलते PLA फाइनली इंडिया से बातचीत करने को तैयार हुई थी। यही नहीं, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि जो इंडिया का मूव था टू ऑक्यूपाई द कैलाश रेंज, इट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन द डिसएंगेजमेंट टॉक्स, राइट। यही नहीं, यहाँ पे फर्दर जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट विच केम आउट in this interview was कि India averted war with China, we were on the brink, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी। तो ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना, बिकॉज ये स्टेटमेंट्स उस इंसान के द्वारा कहे जा रहे हैं जो कि एग्जैक्टली वहाँ पे अवेलेबल थे, जो कि एग्जैक्टली वहाँ पे हमारी आर्मी को, हमारे ट्रूप्स को लीड कर रहे थे, उनको गाइडेंस दे रहे थे। एंड इसीलिए इन्होंने जो कहा वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट बन जाता है। नाउ सबसे पहले तो देखिए, इन्होंने एक पूरा का पूरा मैं आपको जिस्ट देना चाहता हूं कि इनका ये मानना है कि असल में भारत ही इस पूरे के पूरे डिसएंगेजमेंट को कंट्रोल कर रहा था। इट वाज नॉट चाइना, इट वाज एक्चुअली इंडिया, जिसके मूव्स की वजह से यहाँ पे डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो पाई। देखिए, इन्होंने पूरी की पूरी कहानी को बहुत ही ब्रीफ तरीके से बताया। सबसे पहले इन्होंने कहा कि चाइना आए, चाइनीज़ आर्मी आई और उन्होंने हमें सरप्राइज कर दिया, हमें चकाचौंध कर दिया बाय ऑक्यूपाइंग पार्ट्स ऑफ आवर एरियाज टिल फिंगर नंबर 4। आप सभी को मालूम है, आपने बहुत बार फिगर्स भी देख ली होंगी,
इस तरीके से फिंगर्स बनी हुई हैं 1 से लेके 8 तक, ठीक है। और यहाँ पे आके चाइना ने जब पूरे के पूरे चीज़ को, जिसको कि भारत असल में पेट्रोलिंग करता था, गश्त करता था, सडनली चाइना आती है और इन पर्टिकुलर 4 एरियाज़ पे आके अपना कब्जा जमाना शुरू कर देती है। उसके बाद नेगोशिएशंस होनी स्टार्ट हुई, लेकिन नेगोशिएशंस कहीं जा नहीं रही थी, राइट। इसके बाद क्या हुआ, देखिए अभी तक 5 फ्लैग मीटिंग्स हो चुकी थी, यानी कि जो कोर कमांडर लेवल की मीटिंग्स होती हैं वो अभी तक 5 बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो चुकी थी। और अगर आपने हमको फॉलो किया है तो हमने आपको बताया भी है कि ये जो 5 की 5 फ्लैग मीटिंग्स थी, हर एक फ्लैग मीटिंग कोई 24 घंटे चल रही है, कोई 18 घंटे चल रही है, बड़ी बड़ी फ्लैग मीटिंग्स हुई, लेकिन किसी भी तरह से किसी भी तरह का कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा था। दे वर नॉट सक्सीडिंग इन एनी मैनर, राइट। इसके बाद वाई के जोशी जी बोलते हैं कि मुझे अपने चीफ से इंस्ट्रक्शंस मिली दैट वी नीड टू गेन सम लेवरेज, कि हमारे पास भी कुछ लेवरेज होनी चाहिए ताकि हम एटलीस्ट जब बातचीत करने जा रहे हैं तो ये तो कह सकें कि हम आपको ये देंगे, आप हमको ये देंगे, इस टाइप की चीज़ होनी चाहिए, राइट। और जब इनको ये वाली इंस्ट्रक्शंस मिल चुकी थी, इसके बाद अगस्त 29-30 की रात का जो इंसिडेंट हुआ, जो कि मैं समझता हूँ गलवान वैली से भी बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे स्टैंड ऑफ में। यहाँ पे जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था भारतीय सेना के द्वारा, इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था द एंटायर डोमिनेटिंग हाइट्स ऑफ रेजांगला, रेचिनला ऑन द साउथ बैंक, ऑन द नॉर्थ बैंक एज वेल, वेयर वी वर डोमिनेटिंग द एंटायर PLA डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये वाला जो इंसिडेंट हुआ था ना अगस्त 29-30 की रात को, जिस चीज़ को MHA ने, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अगले दिन अपनी प्रेस रिलीज के थ्रू बताया भी था कि इंडियन आर्मी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइट्स को कैप्चर कर लिया है, ठीक है। किसी भी तरह की कैजुअलिटी की खबर सामने नहीं आई थी, लेकिन इन्होंने ये बता दिया था कि अब इंडियन आर्मी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक वहाँ पे पोजीशन लेके बैठी है, जिसके थ्रू हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वैंटेज पॉइंट मिलता है, यानी कि हम चाइनीज़ आर्मी की जो मूवमेंट्स हैं उनको देख पा रहे हैं, उनको मॉनिटर कर पा रहे हैं। सो बेसिकली ये वाला जो इंसिडेंट था, हम ये मान सकते हैं कि वॉट एवर हैपेंड ऑन अगस्त 29-30, ये पूरा का पूरा जो आज डिसएंगेजमेंट हो पा रहा है, अगस्त के बाद भी देखिए लगभग 5 महीने पूरे हो चुके हैं, ये पूरा का पूरा डिसएंगेजमेंट जो हो पा रहा है, इट इज़ बिकॉज वी हैड टेकन द डोमिनेटिंग पोजीशन ऑन द कैलाश रेंज। तो ये स्टेटमेंट जो है पर्टिकुलरली सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि इंडिया ने लेवरेज गेन करी अगस्त 29-30 की रात को, इसीलिए आज ये डिसएंगेजमेंट जो है प्रोसीड कर पा रहा है। सो दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट। अब देख लेते हैं इस मैप को, थोड़ा समझिए। देखिए ये आपकी जो है लेक है, राइट, पैंगोंग सो की लेक है, ये जा रही है इस तरीके से। अगर ये जा रही है तो ये इसका नॉर्थ बैंक है और ये इसका साउथ बैंक है। जो फिंगर्स हैं वो नॉर्थ बैंक के ऊपर हैं, यहाँ पर हैं, तो वो आपको मालूम होगा, उसके बारे में हम बातचीत नहीं करेंगे। हम यहाँ पे आपसे बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग द साउथ बैंक। साउथ बैंक पे देखिए ये सभी की सभी चीज़ें, गुरुंग हिल्स ब्लैक टॉप, ठीक है, उसके बाद गुरुंग हिल्स टेबल टॉप, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजांगला, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पांगूर गैप। क्योंकि इंडिया ने इन सभी चीज़ों को ऊपर एक तरीके से अपनी आर्मी को पहुंचा दिया था, रेजांगला के ऊपर, ब्लैक टॉप के ऊपर और ये टेबल टॉप के ऊपर, ये सारी की सारी जो रेंजेस है ना, ये असल में कैलाश रेंजेस का ही पार्ट है, ठीक है। और ये जो स्पैंगूर गैप है ये सबसे इंपॉर्टेंट था। इंडिया ने कहीं ना कहीं बेसिकली स्पैंगूर गैप के ऊपर निगरानी रखनी जरूरी थी, बिकॉज दिस वॉज द ओनली एरिया जिसके थ्रू एक टैंक गुजर सकता है, ठीक है। तो इंडिया ने इस चीज़ को इंश्योर कर लिया, और जब इंडिया ने इस चीज़ को इंश्योर किया, इवन दो चाइनीज़ अपनी आर्मी को यहाँ पे डिप्लॉय करके बैठे हुए थे फिंगर नंबर 4 से 8 के बीच में, लेकिन बिकॉज इंडिया के पास एक कंप्लीटली स्ट्रैटेजिक पोजीशन थी, तो ये यहाँ पे निगरानी रख पा रहे थे कि एग्जैक्टली मूवमेंट किस तरीके से हो पा रही है। सो दिस वॉज द बिग लेवरेज जो कि हमने गेन किया था। आई होप ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, हमने कई सारी और वीडियोस में भी इसको कवर किया है। नाउ बात कर लेते हैं क्या क्या सवाल इनसे पूछे गए। देखिए सबसे पहला सवाल जो कि न्यूज़ 18 ने इनसे पूछा वो ये था कि हाउ इज़ द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस इन पैंगोंग सो गोइंग। तो इन्होंने इस चीज़ का आश्वासन दिया है, ये उनका आंसर है। द प्रोसेस इन पैंगोंग सो इज़ गोइंग ऑन वेरी स्मूथली। इसमें उन्होंने बताया है कोई भी ग्लिचेस नहीं आ रहे हैं, कि हमने प्रोसेस को 10 फरवरी को स्टार्ट कर दिया था और रोज़ सुबह मिलकर हम बेसिकली बातचीत करते हैं कि आज के दिन क्या होने वाला है, और फिर शाम को मिलकर उस चीज़ का एक बार ब्यौरा लिया जाता है कि जो हमने डिस्कस किया था क्या वो चीज़ें हो चुकी हैं या नहीं हुई हैं। तो ये तो इन्होंने बड़ी क्लियरली बड़े सिंपल शब्दों में इसको हमें बता दिया है। इसके बाद इनसे सवाल पूछा गया था कि क्या आपको लगता है कि अगस्त 29 एंड 30 की रात को जो हुआ, दैट वर द टर्निंग पॉइंट इन दिस एंटायर स्टैंड ऑफ।
एज फार एज द एरियाज आर कंसर्न्ड, तो इन्होंने इस चीज़ में बताया है एब्सोल्युटली इट वाज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन दिस एंटायर सिचुएशन विच वाज प्रिवेलिंग इन ईस्ट लद्दाख पोस्ट May 5। तो May 5 जब ये बेसिकली स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो है ये अगस्त 29-30 की रात को ही हुआ था, यानी कि ये 15 जून से भी बड़ा टर्निंग पॉइंट इस चीज़ को मानते हैं, क्योंकि इस टाइम पे इनको लग रहा था कि शायद अब वॉर हो सकती है। ऐसा इनको क्यों लग रहा था उसको समझ लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, हाउ द बोथ साइड्स केम टू द ब्रिंक ऑफ वॉर। देखिए, इनसे एक सवाल पूछा गया, जो श्रेया डोंडियाल, उन्होंने कहा यू हैव सीन द कारगिल वॉर, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डिड यू थिंक दैट दिस कुड ब्लो अप इन एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एज वेल, कि क्या आपको लगा था किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कि शायद इसमें जो दोनों की दोनों सेनाएं हैं वो भी भिड़ सकती हैं। तो इन्होंने कहा वेल येस, देयर वर सिचुएशंस वेयर इट कुड हैव ब्लोन अप इनटू एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। और ये कब हुआ? ये तब हुआ जब हमने अपनी रेजांग ला और रेचिन ला को ऑक्यूपाई कर लिया था। देखिए, ये टेरिटरीज हैं भारत के पास ही, लेकिन ये बेसिकली आपसी समझौते की बात है कि भारत उनकी पेट्रोलिंग करता नहीं था, बिकॉज चाइना को लगता था कि अगर भारत इनकी पेट्रोलिंग करेगा तो हमारी मूवमेंट्स कहीं ना कहीं भारत देख पा रहा है। लेकिन उस रात को भारत ने डेलिबरेटली इनको ऑक्यूपाई किया इन ऑर्डर टू प्रूव टू चाइना कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम भी अपनी सेनाओं को पीछे नहीं रखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमारे पास आर्मोर था, यानी कि हमारे पास लड़ने की कैपेबिलिटी थी, हमारे पास मैकेनाइज्ड फोर्सेस थी जो कि कैलाश रेंजेस के ऊपर जाके बैठ चुकी थी, और ये अगस्त 29 और 30 की रात को हुआ था। अब देखिए, भूमिका बन चुकी थी, भारत ने अच्छी रेंजेस को, स्ट्रैटेजिक रेंजेस को कैप्चर कर लिया था। नाउ अगस्त 31 की बात है, जब पीएलए को जब ये मालूम हुआ कि इंडिया ये कर चुकी है, उस टाइम पे दे वांटेड टू कम राइट अप टू द कैलाश रेंजेस, यानी कि उस टाइम पे उनको लगा कि हम भी भारत को जाके जवाब देंगे और हम भी कैलाश रेंजेस की तरफ ही जाके उनको जवाब देना चाहते हैं। और ये वाला टाइम था व्हेन द सिचुएशन वाज एक्सट्रीमली टेंस। और आप देखिए, इन्होंने कहा गलवान हैड हैपेंड, द रेड लाइन हैड बीन ड्रॉन। ठीक है, क्योंकि गलवान हो चुका था तो इंडिया की तरफ से भी जो नॉर्दर्न आर्मी की पोस्ट थी, जो नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर थे, इनको फ्री हैंड दे दिया चुका था कि भाई आपको जैसा भी लगता है आपको वैसा करना चाहिए। ठीक है, और हम जवान नहीं खोना चाहते हैं और हम टेरिटरी नहीं खोना चाहते हैं, जो आपको ठीक लगता है आपको वो करना है। ये देखिए, वी हैड बीन गिवन एब्सोल्यूट फ्री हैंड टू कंडक्ट द ऑपरेशंस द वे वी वांटेड, एंड एट दैट मोमेंट व्हेन यू सी द एडवर्सरीज ट्राइंग टू कम अप। तो ये बता रहे हैं कि उस टाइम पे जब आपको दिख रहा है कि सामने से दुश्मन एक तो अपने टैंक्स लेके आ रहा है, अपने गनर्स को लेके आ रहा है, अपने रॉकेट लॉन्चर्स को लेके आ रहा है, अपनी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेके आ रहा है, उस टाइम पे आप क्या करते हैं? तब ये बताया इन्होंने, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि द ईजिएस्ट थिंग टू डू एंड फॉर वॉट यू आर ट्रेंड इज टू पुल द ट्रिगर। ठीक है, सबसे आसान चीज़ है कि आप ट्रिगर को पुल कर दीजिए। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले इंडिया ने इस पर्टिकुलर पोस्ट को कैप्चर किया, इधर से चाइना ने आना शुरू कर दिया। अब इंडिया का रिएक्शन क्या होगा? इंडिया का रिएक्शन ये होगा कि देखिए, ये लोग सामने से आ रहे हैं, क्यों ना हम इनको गोली मार दें, क्यों ना हम इनके ऊपर फायरिंग करनी स्टार्ट कर दें। लेकिन इस टाइम पे इंडिया ने फायरिंग करनी स्टार्ट नहीं की, और इस चीज़ को ये बताते हैं दैट पुलिंग द ट्रिगर डज नॉट नीड एनी करेज, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन विच वी नीड करेज इज नॉट टू ओपन फायर, नॉट टू प्रेस द ट्रिगर। कि ऐसे टाइम पर आपको ट्रिगर जब नहीं प्रेस करना होता, उसके लिए करेज चाहिए होती है। So we have to be very clear that there was a time when war was actually averted. In case, आप समझिए इस चीज़ को, इन केस इंडिया यहाँ पे एक सिंगल गोली भी मार देती, इन केस इंडिया यहाँ पे एक सिंगल गोली भी फायर कर देती, क्योंकि चाइना वाले लोगों ने क्या किया था, उन्होंने केवल अपनी जो आर्मरी है उसको आगे बढ़ाना शुरू किया था। लेकिन इन केस इंडिया इसके जवाब में कुछ कर देती तो शायद यहाँ पे युद्ध शुरू हो सकता था। दिस वॉज द सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि इस इंटरव्यू में इन्होंने बताया है। सो दिस वॉज अ वेरी वेरी टेंस सिचुएशन फॉर द आर्मी कमांडर, फॉर द ट्रूप्स ओवर देयर, एंड ऑब्वियसली फॉर द एंटायर कंट्री ऑफ इंडिया एज वेल, क्योंकि शायद ये सेम चीज़ दोबारा हो सकती थी जो कि 1962 में हुई है। वो भी ऑलमोस्ट इन्हीं जगहों पे हुई थी और उनको लग रहा था कि शायद इतिहास फिर से अपने आप को दोहरा सकता है, बट थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा उन्होंने उनसे एक और सवाल पूछा गया, नॉट एग्जैक्टली ए क्वेश्चन, उनको कहा गया कि इंडिया लॉस्ट 20 सोल्जर्स इन गलवान वैली, चाइना हैज़ नॉट सेड हाउ मेनी। ये भी काफ़ी ज़्यादा
चर्चित विषय रहा पिछले साल। तो इन्होंने कहा देखिए मैं कोई भी यहाँ पे एस्टिमेट नहीं बताना चाहता हूँ, कोई भी यहाँ पे तुक्का नहीं मारना चाहता हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 60 से ज़्यादा लोग मरे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कम मरे हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बताया कि रिसेंटली एक रशियन न्यूज़ एजेंसी है जिसका नाम है टैस, इन्होंने एक नंबर सामने रखा है 45 का। तो इन्होंने कहा है दैट आई थिंक दैट कुड बी द फिगर वी कैन लुक एट। तो ये बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली बोल रहे हैं कि लगभग 45 के आसपास चाइनीज़ जवान हैं जो कि उस रात मारे गए थे इन द गलवान वैली इंसिडेंट। नाउ इसके बाद इन्होंने इनसे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया और ये था कि क्या आपको लगता है दैट हैव वी सीडेड लैंड। तो देखिए इनको पूरी की पूरी कहानी पहले समझाई गई कि देखिए पहले जो हमारा क्लेम था वो फिंगर नंबर 8 तक था, लेकिन उसके बाद हम फिंगर नंबर 3 पे पीछे आ चुके थे। तो बेसिकली यहाँ पर जो नया अग्रीमेंट प्लान हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या है, देखिए ये फिंगर नंबर 1 to 8 है। पहले इंडिया पूरी की पूरी चीज़ की पेट्रोलिंग करता था, उसके बाद जब से ये आप कह सकते हैं स्टैंड ऑफ गतिरोध शुरू हुआ तब से लेकर इंडिया जो है वो फिंगर नंबर 1 से 3 के बीच में ही वो कर रहा था। ये कह रहे हैं इफ अवर क्लेम लाइन इज फिंगर नंबर 8 एंड वी हैव स्टेप्ड बैक टू फिंगर 3 देन अ बफर जोन हैज बीन क्रिएटेड बिटवीन फिंगर 3 एंड फिंगर 8 विच इज एक्चुअली इंडियन टेरिटरी एंड वी आर नॉट पेट्रोलिंग दैट पर्टिकुलर लैंड। तो अब हम आफ्टर द डिसएंगेजमेंट भी हम इस पर्टिकुलर लैंड को पेट्रोल नहीं कर रहे हैं। सो क्या इसका मतलब कि हमने अपनी लैंड का समर्पण कर दिया है, क्या हमने उसको सरेंडर कर दिया है? तो इन्होंने कहा नो, इट्स अ वेरी वेरी एम्फैटिक नो। इन्होंने कहा द एंटायर लैंडफॉल बिटवीन फिंगर 4 एंड फिंगर 8 वुड बी रिस्टोर्ड कंप्लीटली टू प्री अप्रैल 2020 सिचुएशन। ये वाला सवाल डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे विशेषज्ञ हैं, कई सारे ऑब्जर्वर्स हैं, वो ये मानते हैं कि शायद एक बफर जोन क्रिएट किया जा रहा है फिंगर 3 और फिंगर 8 के बीच में, लेकिन इन्होंने कहा दिस थिंग इज़ ऑब्वियसली नॉट ट्रू। इन्होंने ये कहा है कि बेसिकली यहाँ पे चीज़ें धीरे धीरे प्रोसीड कर रही हैं, ऐसा नहीं होगा कि सारी की सारी चीज़ें एक दिन में रिमूव कर दी जाएंगी। देखिए चाइना ने फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में जो ये वाला एरिया है इसके बीच में उन्होंने अपना बहुत सारा सामान ला के रख दिया था, बहुत सारे ट्रेंचेस, बहुत सारे डगआउट्स, बहुत सारी इक्विपमेंट, बहुत सारे वेपन्स ला के यहाँ पे रख दिए थे। वो धीरे धीरे इस चीज़ को हटा रहे हैं। जो पूरी की सर्दियों में उन्होंने काम किया है उसको अब उनको हटाने में भी समय लगेगा, लेकिन एसेंशियली इन्होंने इस चीज़ का आश्वासन दिया है दैट द एंटायर लैंडफॉल between 4 and 8 would be restored completely to the pre-April 2020 situation। ठीक है, एंड इन्होंने अल्टीमेटली ये वाला आश्वासन भी यहाँ पे दिया है कि वंस द प्रोसेस इज ओवर उसके बाद हम नए प्रोटोकॉल्स भी यहाँ पे लागू करेंगे और नई पेट्रोलिंग पॉलिसी भी यहाँ पे लागू करी जाएगी, यानी कि गश्त करने की जो नीति है उसको भी दोबारा से बनाया जाएगा सो दैट ऐसी प्रॉब्लम्स दोबारा से सामने ना आ सकें। सो ये देखिए इंटरव्यू के हमने आपको कुछ हिस्से आपके सामने शेयर किए हैं, लेकिन वो हिस्से हैं जो मैं समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ऑल्सो इनसे इंटरव्यू में और भी कई सारी चीज़ें पूछी गई कि आपके लिए पर्सनली ये पूरा का पूरा जो एक साल था ये कैसा रहा, आपके ट्रूप्स के लिए साल कैसा रहा। इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई कि हमने अपने ट्रूप्स की मदद से, हमने इंडियन आर्मी ने अपनी ट्रूप्स की मदद से वी वेंट अप टू द टॉप ऑफ रेजांगला और हमने वहाँ तक पानी पहुँचाने का भी एक तरीका बना लिया था। तो ये उनको लग रहा था कि इतनी घनी सर्दी में, इतने मुश्किल समय में हमने जो है ये सब चीज़ें करी, तो इनको लग रहा था कि ऑल द क्रेडिट गोज टू द ट्रूप्स। तो कई सारे और सवाल पूछे गए। इनफैक्ट इनसे ये भी पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ दोबारा हो सकता है, और उसी के जवाब में इन्होंने ये कहा था कि नहीं, ऐसा कुछ दोबारा होने की संभावना कम है क्योंकि हम नई पेट्रोलिंग पॉलिसी ला रहे हैं, नए प्रोटोकॉल्स ला रहे हैं। इनफैक्ट इन्होंने इस चीज़ का भी यहाँ पे एक आश्वासन दिया है कि हम उम्मीद करते हैं कि LAC की जो मैप्स हैं वो अच्छे से अभी तक जो डिमार्केट नहीं हुए हैं, जो कि रेखित नहीं किए गए हैं, उनको अब शायद डिमार्केट भी किया जा सकता है। सो ऑल इन ऑल, क्योंकि अब ये कह रहे हैं एंड ही इज़ द आर्मी कमांडर राइट नाउ, तो इट लुक्स लाइक कि ये चीज़ें काफ़ी ऑथेंटिक हैं बिकॉज राइट एग्जैक्टली जो पॉइंट ऑफ सोर्स वहीं से आ रहा है। सो इसलिए लग रहा है कि बातें काफ़ी ज़्यादा सही हैं, राइट। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।